के लिए बनाए। तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। सो आइए एक बार देखते हैं कंसिडरेशन अपने ट्री में कहां पर आता है। ऑफर प्रोसेस कहां से चालू होता है? ऑफर से चालू होता है ना। एवरीवन बी विजिलेंट एंड एवरीवन बी हैव इन्वॉल्वमेंट। प्रोसेस कहां से चालू होता है? ऑफर से चालू होता है या नहीं होता है? एक बंदा दूसरे को ऑफर देता है तब। यस यस सर। यस सर। हाँ सर। कुछ केसेस में इससे पहले भी एक स्टेप आ जाता है। क्या स्टेप आ जाता है? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर वाला स्टेप भी कुछ केसेस में आ जाता है। ये कंपल्सरीली हर स्टेप हर केस में नहीं आएगा, ठीक है। सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे आएगा ये हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ऑफर मैंने आपको बताया था कैसा भी हो सकता है। पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर, ऑफर टू डू समथिंग। नेगेटिव ऑफर, ऑफर फॉर नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये सब अपन ने देखा हुआ है। तो प्रोसेस चालू होती है सर ऑफर से। ऑफर का जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, साथ में बोलते रहो, तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट लाके जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा या लीगली एनफोर्सिएबल होगा तो वो क्या बन जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट कब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है? व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल कंसीडरेशन, व्हेन इट इज मेड विद, साथ में बोल क्यों नहीं रहे हो? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर Competent to contract. and agreement has not been declared as void agreement under law. ये अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स का चार्ट है, ठीक है। हालांकि ये बीच में आगे में अपन इसको और ग्लो कर सकते हैं कि सर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट व्हेन दीस थ्री एस्पेक्ट्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। He should be a major aged person. He should not have been disqualified by law to enter into that type of contract, and he should be of sound mind. फ्री कंसेंट को फर्दर अपन 4-5 आइटम्स में ग्लो कर सकते हैं। कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ठीक है। तो इस बेसिक ट्री को अपन फर्दर फ्लो कर सकते हैं। देखो अभी तक अपन ने चैप्टर 1 जो मैंने आपको नोट्स में दिया है उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें अपन ने ये सारी बातें बेसिक्स ही समझी हैं। चैप्टर 2 में अपन ने ऑफर, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस खत्म कर लिया है, ठीक है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए तो एक ही लाइन आती है, ठीक है। तो ये खत्म कर लिया। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो ये वाला है वो चालू करने वाले हैं। अपने ट्री में कंसिडरेशन का मेंशन 2 जगह पे आता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अभी अपन जो कंसिडरेशन की बात करेंगे, जो चैप्टर है वो मोर ऑफ बेसिक्स ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें से एक चैप्टर होगा लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। ये दोनों मिलके पूरा एक चैप्टर होगा। तो लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कितना लॉफुल है कितना नहीं है ये वहां पर उस चैप्टर में डिस्कशन होगा। अभी तो कंसिडरेशन खुद एज एन एसेंशियल एलिमेंट पे डिस्कशन करेंगे अपन। बाद में हम बोलेंगे कि हाँ कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए कि सर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, अनलॉफुल ब्राइब के नेचर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने जो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कराए हैं, कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन या नेचर और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये तुम्हारे आईसीएआई के मॉड्यूल में इन दोनों को मिला के एक ही चैप्टर बना दिया है। मैंने इसको स्प्लिट किया ताकि अपने को समझने में, कंसेप्ट्स बिल्ड करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो आइए कंसिडरेशन की बातें करना चालू करते हैं। देखो सबसे पहली बात, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है यार? समथिंग इन रिटर्न
ये अपन जानते हैं, अपन सब जानते हैं ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में भरपूर टाइम दिया है मैंने आपको। यस, तो कंसिडरेशन सर आपने किसी के लिए कुछ किया है या कुछ करने का वादा किया है, तो बदले में वापस आपको भी तो समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। यदि आपने किसी को घर देने का वादा किया है तो आपको भी बदले में पैसे मिलने चाहिए, और यदि आपने किसी को पैसे देने का वादा किया है या पैसे दे रहे हैं तो बदले में आपको भी तो समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए। सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यू। लैटिन लैंग्वेज में मैं यदि बोलूं तो क्विड प्रो क्यू, कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। जब आपने किसी को कुछ देने का वादा किया है तो बदले में आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट इज कंसिडरेशन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देखो कंसिडरेशन ये भी अपन पढ़ चुके हैं, कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, it can be present consideration, it can be future consideration। consideration कैसा भी हो सकता है, it can be past consideration, it can be present consideration, it can be future consideration also। कैसे सर? x ने y को अभी इस समय हाथों हाथ अपना स्कूटर दे रहा है, और हाथों हाथ ही इसको 40,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो दोनों के लिए, x के लिए भी और y के लिए भी प्रेजेंट कंसिडरेशन है। ये कैसे पता पड़ेगा कि कंसिडरेशन पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है? ये कैसे पता पड़ेगा? शैली, तू बता सकती है? सर अगर कंसिडरेशन पहले ही दे दिया है तो वो पास्ट होगा। किसके पहले अगर दे दिया है? किसके पहले दे दिया है? सोच, दिमाग लगा। किस चीज के पहले दे दिया है? निनाद, सर अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं स्कूटर आपको दे रहा हूँ, तो स्कूटर देने के पहले अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो वो पास्ट कंसिडरेशन होगा। अगर स्कूटर देने के बाद मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। तू कह रहा है कि मुझे मिलने वाले कंसिडरेशन के रेस्पेक्ट में देखना है, कि मुझे कब कंसिडरेशन मिल रहा है उसके रेस्पेक्ट में देखना है। उससे पहले गया तो पास्ट कंसिडरेशन, उसके दौरान गया तो प्रेजेंट कंसिडरेशन, और उसके बाद फ्यूचर में मिलेगा तो फ्यूचर कंसिडरेशन। जीत पटेल, क्या ये सही बोल रहा है? जीत पटेल, क्या निनाद सही बोल रहा है? हाँ सर। सही बोल रहा है? देवांश सुमैया, हाँ सर। क्या ये दोनों जीत पटेल और निनाद कदम सही बोल रहे हैं? हाँ सर सही है। तुम सबको है ना पकड़ के जूते मारने आऊंगा एक दिन मुंबई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय से देखना है, आपको कब कंसिडरेशन मिल रहा है इससे नहीं देखना है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय से पहले यदि किसी पार्टी को कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो पास्ट कंसिडरेशन है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के दौरान कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में कंसिडरेशन मिलेगा तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। आपको मुझे कब मिल रहा है उसके कंपैरिजन में नहीं देखना है अपने को किसके कंपैरिजन में देखना है? कॉन्ट्रैक्ट कब बना, यदि उससे पहले ही कंसिडरेशन मिल गया तो वो पास्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के दौरान कंसिडरेशन मिला तो वो प्रेजेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कंसिडरेशन मिलेगा तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। किससे देखना है, कंपेयर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट कब बना, Yes, उससे sir. पहले, दौरान या बाद में? समझ में आया या नहीं आया? बोलिए यस और नो। यस सर। अपने अच्छा हुआ, अपने कंसेप्ट्स थोड़े से और, थोड़े नहीं अभी काफी और बिल्डअप करने की जरूरत है अपने को। चलिए आगे देखते हैं।
तो एग्जाम्पल देखते हैं सर पास्ट कंसिडरेशन का। पास्ट, सबसे पहले प्रेजेंट का दिखाता हूं, प्रेजेंट कंसिडरेशन। आपकी मदर एक वेजिटेबल वेंडर से भिंडी खरीदने के लिए गई, ठीक है सर। मदर ने पूछा भैया भिंडी क्या भाव? वेजिटेबल वेंडर ने बताया मैडम 50 रुपीज केजी है, ठीक है। तो आपकी मदर ने बोला ठीक है भैया 2 किलो भिंडी 50 रुपए पे पैक कर दीजिए। वेजिटेबल वेंडर ने भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय मदर ने 100 रुपीज इधर दिए 2 किलो के, और वेजिटेबल वेंडर ने इनको 2 किलो भिंडी पैक करके दी। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही मदर को भी कंसिडरेशन मिल रहा है 2 केजीज लेडी फिंगर, और कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही वेजिटेबल वेंडर को भी वो मिल रहा है, क्या नाम है, कंसिडरेशन मिल रहा है। तो दोनों के लिए प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही 100 रुपए मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही 2 किलो भिंडी मिल गई, दोनों के लिए प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया, ठीक है सर। आइए फ्यूचर कंसिडरेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। सर बान्यामी का एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, वो पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली है। तभी ईशा को ध्यान आता है यार इसके पास में एक स्कूटर है, ये स्कूटर वैसे भी बेचेगी या इसके काम नहीं आने वाला है अगले 3 साल, तो क्यों ना मैं इससे खरीद लूं। तो ईशा ने बान्यामी को ऑफर दिया, ईशा क्या तू अपना स्कूटर मेरे को 40,000 रुपीज में बेचेगी? ईशा ने बान्यामी को बोला। बान्यामी बोला ठीक है डन डील, लेकिन ये स्कूटर मेरे को 1 तारीख तक काम लगेगा, इसलिए 1 तारीख को मैं तेरे को स्कूटर हैंडओवर कर दूंगी और तू मेरे को 40,000 रुपीज उसी समय दे देना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है भाई 14 अगस्त को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है 14 अगस्त को, लेकिन बान्यामी को 40,000 रुपीज कब मिलेंगे? 1 सितंबर को मिलेंगे। तो बान्यामी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में फ्यूचर समय में कंसिडरेशन मिलेगा। तो बान्यामी के लिए कैसा कंसिडरेशन हो गया? फ्यूचर कंसिडरेशन। और ईशा को भी 1 तारीख को ही स्कूटर मिलेगा, तो ईशा के लिए भी कैसा कंसिडरेशन हो गया? फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया या नहीं हो गया बताइए? दोनों के लिए फ्यूचर कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में दोनों को कंसिडरेशन मिलेगा। सर समझ आया या नहीं आया? बोलिए। हाँ सर। इसी एग्जाम्पल में एक को प्रेजेंट कंसिडरेशन और एक को फ्यूचर बना देता हूं। देखो बान्यामी पढ़ने के लिए बाहर जा रही थी, तो उसका स्कूटर फ्री था, तो ईशा ने उसको ऑफर दिया बान्यामी 40,000 रुपीज में मेरे को स्कूटर बेचेगी क्या? तो बान्यामी ने कहा डन, लेकिन मैं तेरे को 1 तारीख को स्कूटर दूंगी, अभी मेरे काम लगेगा, ठीक है। ईशा ने कहा चल ठीक है, तू मेरे को स्कूटर 1 तारीख को दे देना, मैं तेरे को अभी ही 40,000 रुपीज दे देती हूँ, ताकि अभी मेरे पास में पड़े हुए ज्यादा दिन पड़े रख के तो खर्च हो जाएंगे, फिर 1 तारीख को दे नहीं पाऊंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही बान्यामी को तो कंसिडरेशन मिल गया और ईशा को फ्यूचर में मिलेगा। तो अब सेम एग्जांपल में जो थोड़े से चेंज किए उसके कारण बान्यामी को मिल रहा है प्रेजेंट कंसिडरेशन और ईशा को मिलेगा फ्यूचर कंसिडरेशन, 1 तारीख को स्कूटर मिलेगा। क्या ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया कि सेम कॉन्ट्रैक्ट में एक के लिए प्रेजेंट हो सकता है, एक के लिए फ्यूचर भी हो सकता है? बोलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट कंसिडरेशन का एग्जांपल देखते हैं। पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही कंसिडरेशन मिल जाता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? कि सर देखो एक्स और वाई बहुत आपस में घनिष्ठ मित्र थे, चलो एक्स और वाई नहीं, जीत और देवांश लेते हैं, दोनों साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो जीत और देवांश जो है आपस में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, दांत काटी रोटी, दांत काटी मित्रता थी। दांत काटी मित्रता समझते हो? एक ने रोटी खाई उसकी जूठी है वही दूसरा खा लेता था, तो ऐसी जबरदस्त इनमें फ्रेंडशिप थी। तो जीत को एक बार कोई काम पड़ गया, तो जीत ने देवांश से 50,000 रुपीज उधार पे लिए कि यार देवांश मेरे को कोई इमरजेंसी आ गई है, तो मैं तेरे को 50,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा, ठीक है। 1-2 महीने हो गए, जीत की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं हो पा रही थी कि वो देवांश को वापस लौटा पाए, तो जीत ने देवांश को
बोला देख मैं तेरे पैसे लौटा नहीं पा रहा हूं, मैं तेरे को अपना स्कूटर दे देता हूं, अपनी बाइक दे देता हूं मैं, ठीक है, मैं तेरे को अपनी बाइक दे देता हूं इन ल्यू ऑफ 50,000 रुपीज जो तूने मुझे दिए हैं। बोल तू अपने 50,000 रुपए मैं चुका नहीं पा रहा हूं, तो मेरी बाइक रख ले उसके बदले में। तो देवांश ने भी कहा हाँ ठीक है, मुझे भी बाइक की जरूरत है, आजकल रोज कॉलेज आना जाना होता है, तो वो बाइक मेरे काम लग जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बना रहे हैं भाई? आज। आज जीत देवांश को अपनी बाइक दे रहा है, तो यानी कि देवांश को कैसा कंसिडरेशन मिल रहा है? प्रेजेंट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। लेकिन जीत को कैसा कंसिडरेशन मिल चुका है? पहले ही मिल चुका है 50,000 रुपए का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही 50,000 रुपए का मिल चुका है, तो जीत के लिए पास्ट कंसिडरेशन। बात समझ आ गई? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। बात आ गई या नहीं आ गई? आगे बढ़े, यस और नो? यस सर। चलिए, बहुत बेसिक बातें हैं। देखो मैं तुमको एक बात मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कंसिडरेशन का चैप्टर है ना, सबसे छोटा चैप्टर्स में से एक है। कंसिडरेशन का चैप्टर एक्चुअल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे छोटे चैप्टर्स में से, स्मॉलेस्ट चैप्टर में से एक है। और मान के चलना 90% इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना, वेरी गुड चांसेस ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन। ये हर बार के पेपर के लिए बोल रहा हूं मैं, बहुत होती है, इसलिए इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से करना, कुछ नंबर तो तुम्हारे पक्के हो ही जाने चाहिए। चलिए, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, ये पढ़ लिया। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। जनरल मीनिंग में बोलूं तो कंसिडरेशन का मतलब होता है मनी या मनी इक्विवेलेंट में, या कोई काम में कोई टर्म, आपने किसी को के लिए कोई काम कर दिया तो वो भी मनी इक्विवेलेंट ही जैसे ही हुआ पैसे के उसमें। तो मनी या मनी इक्विवेलेंट एक जनरल टर्म है, इसको एक 100% सही चीज मत मान लेना, ठीक है। मतलब आपने किसी के लिए कुछ किया तो वो भी आपके लिए बदले में कुछ करेगा, पैसा या पैसे के बराबर, या आपके लिए जो महत्व रखती है वो चीज आपको वापस देगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सेकेंड, अब देखो एक बेसिक सी बात है, both the parties must get some consideration under the contract, both the parties must get some consideration। ऐसा हो रहा है कि केवल एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिल रहा है और दूसरी को कुछ कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा है, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो बेसिक रूल क्या है? दोनों पार्टीज को अपोजिट पार्टी से कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। रैदर मैं इसको और रिफाइन करके बोलूं, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। यदि केवल एक पार्टी को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द एग्रीमेंट कंसिडरेशन मिल रहा है, दूसरी को नहीं मिल रहा है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, खुद लॉ ने बोला है कि इन 2 4 5 सिचुएशंस में केवल एक पार्टी को ही कंसिडरेशन मिल रहा है और दूसरी पार्टी को नहीं भी मिल रहा है, तो भी वो ये सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। खुद लॉ ने बोल दिया, तो अपन लॉ से आगे नहीं है। बेसिक और उसके एक्सेप्शन। बेसिक रूल क्या है? दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसके एक्सेप्शन क्या है कि सर कुछ सिचुएशंस में खुद लॉ ने बोला है, वो भी हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन एक्सेप्शंस पे। कैसे? स्टेट दी एक्सेप्शंस टू द रूल, state the exceptions to the rule that no consideration no contract। भाई दोनों पार्टीज को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मिलना चाहिए। इस रूल को अपन ने क्या बोला? नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन। बोथ, द एम्फेसिस इज ऑन द वर्ड बोथ, both the parties must get some consideration under the contract।
If there is no consideration for both the parties, then there is no contract. तो बेसिक रूल तो ये हो गया। तो आपको समझाना है, हाँ ये सही बात है कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि है ना मतलब बोथ द पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए उन्होंने सामने वाले के लिए जो किया है उसके बदले में, ठीक है। लेकिन यदि एक भी पार्टी को कंसिडरेशन नहीं मिलता है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शंस फिर आपको डिटेल में डिफाइन करने पड़ेंगे। इस पे पूरा क्वेश्चन आता है एक्सेप्शंस पे, स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, आगे हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडरेशन को लेके, द एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, लेकिन द क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन इज इममटीरियल। क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन इज इममटीरियल। आइए इस बात को समझते हैं। एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट द क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन इज इममटीरियल। देखो अपन कहते हैं x ने y को अपना घर बेचा तो बदले में उसको भी कुछ मिलना चाहिए, और y ने x को 50 लाख रुपया दिया तो बदले में उसको भी कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सो एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यदि कंसिडरेशन का एलिमेंट ही नहीं है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है पूरी प्रोसेस करके? यदि मैं बीच में से यहां से ये एलिमेंट गायब कर दूं तो ट्री कंप्लीट नहीं होगा, और जब प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सर कभी कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो 50 लाख कहने का मतलब एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नेसेसरी टुवर्ड्स मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा। लेकिन क्वांटम कितना कंसिडरेशन दिया जा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इममटीरियल है। कैसे? मान लो x जो है उसके पास में एक रोलेक्स वॉच है, x के पास में एक रोलेक्स वॉच है, ठीक है। उस रोलेक्स वॉच की मार्केट कीमत है 10 लाख रुपीस, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक्स को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई और पास में न मम्मी पापा थे न कोई थे न बैंक में पैसा था और जिंदगी और मौत का सवाल आ गया था। तो इसने क्या किया, इस रोलेक्स वॉच को मात्र 20,000 रुपए में वाई को बेचने का ऑफर किया। इतनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो वाई ने भी बोला यार रोलेक्स वॉच 10 लाख रुपए की 20,000 रुपए में ऐसे ऑफर रोज रोज नहीं आते हैं, तो इसको खत्म तो क्यों ना ऑफर एक्सेप्ट किया जाए। तो सर देखो यहां से यहां गई रोलेक्स वॉच, यानी वाई को भी घड़ी का कंसिडरेशन मिल रहा है, और यहां से यहां गया 20,000 रुपए, तो एक्स को भी कंसिडरेशन मिल रहा है। अपन ने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि दोनों पार्टीज को अपोजिट पार्टी से कंसिडरेशन मिल जाना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। भले ही 1 रुपए में भी वो अपनी रोलेक्स वॉच बेच रहा हो ना, तो भी हम इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। क्या क्वांटम वाली बात समझ में आ गई? एलिमेंट जरूरी है, क्वांटम हमारे लिए इममटीरियल है। कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी कितनी जा रही है वो इममटीरियल है। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? बोलिए। ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कॉलेज के लिए बोला अच्छा आपको कॉलेज खोलना है, हम जमीन आपको दान में दे देते हैं, तो लॉ कॉलेज खोलने के लिए। तो लॉ कॉलेज में कौन पढ़ाएंगे? या लॉयर्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है, या लॉ ग्रेजुएट्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी सर थोड़े से सिर चढ़े हुए। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है सर, स्टेट गवर्नमेंट आप हमारे लिए जमीन दान में चैरिटी में देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कॉलेज खोलने के लिए, लेकिन हम दान में नहीं लेना चाहते, हम तो आपसे खरीदना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोली तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या कि तुम 50 एकड़ जमीन मेरे से खरीद पाओगे? लॉ कॉलेज ने बोला सर हम आपके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बना के खरीद लेंगे, उसके लिए 50 एकड़ जितना पैसा होना जरूरी नहीं है, हम आपसे 1 रुपए में जमीन खरीदेंगे, ठीक है।
तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा इज इट पॉसिबल, लॉ कॉलेज वाले बोले बिल्कुल इट इज पॉसिबल। तो लॉ कॉलेज कमेटी ने या ट्रस्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ने इसको 50 एकड़ की जमीन दे दी और लॉ कॉलेज वाले ने बदले में 1 रुपया दे दिया। ये 1 रुपए का कंसिडरेशन भी बदले में इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन फ्रॉम द अदर पार्टी, इसलिए ये 1 रुपए का कंसिडरेशन भी दिया जा रहा है। तो अब क्या ये बात समझ में आई? स्टेट गवर्नमेंट और लॉ कॉलेज वाला एग्जांपल 1 रुपए वाला, बोलो यस और नो। Yes, sir. ठीक है, कितना बढ़िया और जोरदार एग्जांपल है। इट्स अ लाइफ लेसन, इट्स अ लाइफ लर्निंग लेसन, ठीक है। अब कॉलेज वाले लोग कॉलर ऊपर करके बोल सकते हैं हमने जमीन दान में नहीं ली है, हमने जमीन खरीदी है। वो अलग बात है कितने में खरीदी है। ये 1 रुपया भी इसीलिए दिया ताकि लॉ की ये एसेंशियल एलिमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का वो पूरा हो जाए। बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन, क्वांटम इज इममटीरियल। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखो जो लोग मेरे से पहले पढ़े हुए हैं उनको मैंने 2 डॉक्ट्रिन्स बताई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। कितने लोगों को ये याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़े करो। हिमांशी तेरे को कब बताई थी मैंने? नहीं सर, गलती से रेज हुआ। क्या बेटा? गलती से रेज हुआ। गलती से रेज हो गया। देवान सुमैया हाँ सर याद है। याद है? अमीश नायर याद है तेरे को? चलिए हाँ सर। चलिए मैं समझाता हूँ। देखो जो नए जने हैं वो ध्यान से समझना, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है। द वर्ड डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। हमारे लिए लॉ के लिए क्या है? एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जिसे अब चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना प्रूव हो चुका है, ठीक है। जैसे साइंस की एक डॉक्ट्रिन की बात करूं तो साइंस में एक नियम है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या अब इस बात को आज अपन चैलेंज करने बैठेंगे क्या? ये इतना प्रूव हो चुका है ना कि अब इसको चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये साइंस की एक तरीके की बात हो गई। उसी तरीके से अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है, ये भी इतना एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल हो चुका है कि अब अपन को इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से लॉ में क्या है? लॉ के जो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं उनको अपन बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स। सो देयर आर 2 डॉक्ट्रिन्स, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, इन्हें चैलेंज करने की अब कोई जरूरत नहीं, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, प्रूवन चीजें हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी मींस, ये मैं आपको समझ के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में मेंशन मत करना। प्रिविटी मींस एक तरीके का प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया पहला नियम। ये क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप between the persons who are making it. Contract is a private relationship between the persons who are making it, and a third party has got no right, he has got no right to interfere into this contract and enforce it into the court of law, enforce it into the कोर्ट ऑफ लॉ। हिंदी में समझाता हूं, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक्स और वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो हमारा लॉ बोलता है कि ये इन दोनों के बीच में एक तरीके का प्राइवेट रिलेशनशिप है जिसमें जेड को घोचेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें जेड को इंटरफेरेंस करने का और इसे कोर्ट में ले जाके
एनफोर्स कराने का कोई अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आओ कैसे। वाई ने एक्स को 10 लाख रुपए उधार दिए। वाई ने एक्स को 10 लाख रुपए उधार दिए और दोनों में ये डिसाइड हुआ कि 1 साल बाद ब्याज समेत ये 11 लाख रुपए इसको वापस देगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बना? सर एक्स और वाई के बीच में बना, एक्स और वाई के बीच में बना। ठीक है, अब 1 साल का समय बीत गया लेकिन एक्स ने 11 लाख रुपए वाई को नहीं चुकाए। तो सर कोर्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का राइट किसके पास में होएगा? सर जो इस पार्टीज है ना, एक्स या वाई, जो भी इफेक्टेड पार्टी है, उसके पास में राइट होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके एनफोर्स करा ले। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सर अब एक पार्टी अपना काम पूरा नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी जाके उसे कोर्ट में एनफोर्स कराएगी। ये राइट किसके पास में? ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वाई तो अभी तक कोर्ट में गया नहीं। वाई का एक फ्रेंड था जेड, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ही नहीं है। वो कोर्ट में चला गया और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने एनफोर्स कराने के लिए केस फाइल कर दिया कि सर मेरा मित्र है वाई, उसने मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए दिए थे, मिस्टर एक्स से 1 साल बाद 11 लाख रुपए चुकाने की बात हुई थी जो वो चुका नहीं रहे, तो मैं यहाँ पर एनफोर्स कराने आया हूँ इसको कोर्ट में। कोर्ट पहली ही पेशी पे पूछेगा, पहली तारीख पे पूछेगा, भैया आप कौन? कि मैं वाई का मित्र हूँ। हाँ भैया आप इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी हो क्या? नहीं सर मैं कोई पार्टी नहीं हूँ। तो केस खारिज कर दिया जाता है पहली तारीख को। क्यों? क्योंकि कोर्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का राइट ओनली इन पार्टीज में से किसी पार्टी के पास में होगा। थर्ड पर्सन जो पार्टी नहीं है टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास में इसे एनफोर्स कराने का कोई राइट नहीं होगा, because contract is a private relationship between the parties who are making it and a third person has got no right to enforce it into the court of law। क्या ये पहली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आई? बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है। यस सर। सेकंड डॉक्ट्रिन जो है ना, वो बिल्कुल ही अपोजिट बात करती है पहली डॉक्ट्रिन के। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन सेज दैट although a contract is a private relationship between the parties who are making it and a third party has got no right कि जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स करा सके, क्योंकि ये पार्टी नहीं है। कोर्ट कहेगा ज्यादा लपके करने की जरूरत नहीं, तुम पार्टी नहीं हो, जाओ घर भाग जाओ अपने। एनफोर्स कराना होगा तो खुद वाई कराएगा या खुद एक्स कराएगा, तुमको कोई अधिकार नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन बिल्कुल अपोजिट बात करता है। ये कहता है कि सर भले ही जेड इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, लेकिन ये किसी भी पार्टी के बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन तो दे सकता है। ये किसी भी पार्टी के बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन तो दे सकता है। आओ एग्जांपल देखते हैं। एक्स जो है उसने वाई को 10 लाख रुपए उधार पे दिए। वाई को 1 साल बाद 11 लाख रुपए उधार चुकाना था, नहीं तो इसका घर नीलाम हो जाएगा। वाई 1 साल बाद पैसे चुका नहीं पा रहा था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में? एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, तभी वाई का फ्रेंड जेड आया, बोला यार ठीक है तू चुका नहीं पा रहा है, मैं तेरे बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को 11 लाख रुपए का कंसिडरेशन मैं चुका देता हूं। तो ठीक है, हमारे लॉ ने बोला है कि ये जो कंसिडरेशन है, ये थर्ड पार्टी जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के, वो भी वैलिडली किसी पार्टी को, किसी भी पार्टी के बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन दे सकती है और वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। क्या ये दोनों डॉक्ट्रिन समझ में आई? बोलो यस और नो सभी जनों को। हिमांशी? यस सर। ठीक है, कल मिलते हैं। टाइम अप हो गया है। कल नहीं, सॉरी, मंडे को छुट्टी रहेगी, परसों मिलते हैं, ट्यूसडे को। इज इट फाइन? थोड़ा सा पढ़ना कंसिडरेशन का चैप्टर उठा के, वो भी मैं अभी आपको